बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 13 जो कि आपकी होम असाइनमेंट थी। हम पहले इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग इन्वेंट्री से रेलिवेंट इसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के ऊपर चले जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 13 की रिक्वायरमेंट देखें, कहते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स अंडर परपेचुअल सिस्टम यूजिंग FIFO एंड वेटेड एवरेज। अब अगर हम लोग सबसे पहले बात कर लें FIFO मेथड की, तो परपेचुअल मेथड है तो आपको इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन को देखें, कहते हैं फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू एमएस मोला बख्श। अच्छा जी, ओपनिंग स्टॉक आपको बता दिया गया 400 के हिसाब से, परचेजेस हैं, सेल्स हैं, फिर सेल्स रिटर्न भी कुछ हमारे पास मौजूद हैं, कुछ परचेज रिटर्न हमारे पास मौजूद है 100 यूनिट्स की, शॉर्टेज है, ड्राइंग्स है। और फिर आपसे कहते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ए was ₹300 and the cost of realization was ₹150। अब ये NRV की कैलकुलेशन में हमारी हेल्प करेगा। अब जब हम लोग इसके लिए इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाने लगे, देखिए ओपनिंग स्टॉक एज इट इज आ गया 40 एट अ रेट ऑफ 400। ये बात आपको लोगों को समझ आ चुकी होगी, क्लियर। उसके बाद देखिए, अब ये सारी डेट्स के हिसाब सीक्वेंस के साथ हैं। परचेजेस की 100 को अलग से रिकॉर्ड करेंगे एट अ रेट ऑफ 500, तो ये परचेजेस के कॉलम में चले गए, लेकिन बैलेंस ओपनिंग और रीसेंट परचेजेस ये दोनों आ जाएंगे। ये बात भी क्लियर हो गई आप लोगों को। नेक्स्ट देखें आप, सेल्स हुई है 50 की, भाई मुझे नहीं ताल्लुक के कितने की, किस अमाउंट से हुई, मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है। 50 यूनिट्स मैंने सेल कर दी है, फिर सेल्स की मैंने 10 यूनिट्स, मुझे इससे भी कोई गर्ज नहीं है। अब ये जो मैंने पहले 50 यूनिट सेल किया होंगे ना, उनमें सबसे पहले मैंने ये ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, ये 400 वाला, और 10 यूनिट्स मैंने इस 100 वाले से लिए होंगे। अब बैलेंस बच गया 90 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 500। ये बात क्लियर। फिर मैंने कितने यूनिट सेल किए, 10 ये 500 वाले ही मैंने सेल कर दिए, और बाकी 80 ये यहां पर आ गए हमारे पास, राइट। नेक्स्ट देखें, हमारे पास परचेजेस हैं 200 की, 300 की, 300 एंड 700। इनको जाकर हम लोगों ने रिकॉर्ड कर देना है, और यहां तक ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। इन लास्ट परचेजेस के बाद, 300 वाली परचेजेस के बाद आपके पास ये वाले यूनिट्स इस तरह से आ जाएंगे, 80 जो स्टार्ट में रखा हुआ था, फिर ये 200 वाली परचेजेस, और फिर ये 300 वाली परचेजेस। अब आपके पास ये वाला स्टॉक मौजूद है, अब इसके ऊपर फोकस करना है। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि आप लोगों ने सेल्स की 200 यूनिट्स की, और आपके पास सेल्स रिटर्न हो गई इनमें से 100 यूनिट्स की। अब अगर सेल्स रिटर्न की बात करें तो क्वेश्चन में आपको हमेशा बताया जाएगा कि सेल्स रिटर्न कौन से वाले। अब यहां पर उसने ये बता दिया कि 100 यूनिट्स का रिटर्न है। बेटा सेल्स रिटर्न वहीं जाएगा जहां पे सेल्स होती है, फिर क्या है नेगेटिव टर्म्स के साथ। मतलब आपने इसको इन्वेंट्री लेजर कार्ड में रिसीव्ड या परचेजेस के कॉलम में नहीं लिख देना कि हम लोगों ने ये 100 यूनिट्स रिसीव कर लिए थे अगेंस्ट सेल्स रिटर्न, ये आपने ऐसा नहीं। अब ये सेल्स रिटर्न कौन से वाली हैं, अब हम लोगों ने ये देखनी है। तो आप इसके सामने इनकी सेल प्राइस देखा करें, सेल प्राइस मैच करके, तो हमारे पास इनमें से होंगी सेल्स रिटर्न। अब हमें इस बात से नहीं गर्ज कि भाई मैंने उसको अपने कस्टमर को रिटर्न कितना करना है। इन्वेंट्री लेजर कार्ड ने कहा कि भाई इधर तो आके कॉस्ट लिखो कि तुम्हारे पास इनकी कॉस्ट कितनी आएगी, तो जो रिटर्न होगी ना वो ये वाली सारी की सारी आप समझ लें रिटर्न हो गई हैं। ये 80 यूनिट्स ये आपके पास रिटर्न हो गए हैं, और अभी भी टोटल रिटर्न कितनी हुई है 120 अभी भी रहती हैं, वो 20 ये वाली 120 में से, क्लियर। भाई रिटर्न क्यों होंगी मुझे गुड्स, हो सकते ऑब्सोल्यूट हो, डैमेज तो कोई भी हो सकती है, ऑब्सोलीट, एक्सपायर, इस किस्म की। वो कौन सी वाली होगी जो रीसेंट मेरी, जो बिल्कुल मेरी ओल्ड परचेजेस होंगी। तो भाई जो 80 यूनिट्स मैंने उठाए थे वो यहां वाले थे, ये सबसे पहले वाले मेरे पास रखे हुए थे, और अगर यहां से भी देखें तो उससे ऊपर वाले रखे हुए थे,
हो सकता है ये ऑब्सोलीट हों और मैंने दे दिए हों, इस वजह से आपने पुराने वाले यूनिट से रिटर्न लेना है। क्लियर? और जो बाकी 20 है वो आपने यहां से उठाए और ये आपने रिटर्न की वैल्यू लिख दी। अब जब आप अपनी इन्वेंटरी को रिकॉर्ड करने लगोगे, देखो बैलेंस 80, 300, इस 80 में से 20 रिटर्न हुआ है, इस 80 में से 20 आया है तो ये 100 हो जाएगा, और ये वाला 80 उससे भी पहले वाला पड़ा होगा, वो अलग से रिकॉर्ड करोगे। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? उसके ये बात क्लियर है? उसके बाद अगर आप लोग देखें परचेजेज हैं 200 की, वो आप लोगों ने जाके लिख दी, ये आपके पास बन गया सारा। फिर आपके पास आ गई परचेजेज रिटर्न 100 यूनिट्स ऑफ परचेजेज ऑन 9 जनवरी को देखें, ये बिल्कुल रिसेंट वाली 400 वाली, इन्हीं में से हम लोगों ने 100 यूनिट्स रिटर्न कर दिए। अब इसका रिटर्न यहाँ पे आया और उसने बता दिया कि यही रिटर्न की है और ये टोटल अमाउंट्स पर थी, और जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो इस 200 में से हमने रिटर्न किया है तो ये बाकी बच जाएगा 100। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आपके पास आ गई शॉर्टेज एंड ड्राइंग, और ये दोनों ही आपकी कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बन जाते हैं। शॉर्टेज भी इधर ही आ जाएगी। अब ये शॉर्टेज कहाँ से जाएगी? पुराने वाले 80 वालों में से निकालो, और ये जो ड्राइंग्स हैं ये भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इस 70 में से 5 तो बाकी 65। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स में कितना आ गया? 565, और ये अमाउंट्स आपके पास आ गई 312 500। ये बात क्लियर हो गई? अब आप लोगों को ये वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, अब उसने आपसे क्या कहा था? ये टोटल कॉस्ट है इनकी। अब उसने आपको एनआरवी बताई, ये देखें कहता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इज 300, कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन इज 150। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे पास कितने रखे हुए हैं? 565। 300 पे सेल हो जाएंगे, लेकिन 150 का एक्सपेंस करूंगा तो उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर यूनिट 150 मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ, तो कितनी वैल्यू आ गई? 8%। तो किसके ऊपर जाके रिकॉर्ड करूं? एनआरवी कितनी? तो यहां से यहां तक आने में कितना लॉस हो गया हमें? ये एनआरवी लॉस, राइट? अब आप लोगों को ये वेटेड एवरेज मेथड तो समझ आ गया होगा ना? यहाँ पर तो बिल्कुल एवरेज रेट ही हम लोगों ने आके कैलकुलेट कर देना था, ये अब इजी है आप लोगों के लिए। ओके हो गए? हाँ जी जी। रिकॉग्निशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स स्टार्ट करें। रिकॉग्निशन एज एन एक्सपेंस, एनआरवी लॉस जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसकी क्या ट्रीटमेंट हम लोगों ने करनी है। अब देखिए कहता है व्हेन इन्वेंटरीज आर सोल्ड, इन्वेंटरीज आर सोल्ड, तो आप लोग कॉस्ट ऑफ सेल लिखते हो। जब इन्वेंटरीज को सेल किया जाता है तो कॉस्ट ऑफ सेल लिखते हो, तो कॉस्ट आपका एक्सपेंस नहीं है, इनकम स्टेटमेंट में नहीं होता, तो एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट कर रहे हो उसको। जो भी इन्वेंटरी आप लोग सेल करते हो वो आपकी एक किस्म का एक्सपेंस ही होता है। कि मैं अगर कहूं कि भाई ये 50 रुपए का मैंने पेन परचेज किया, 70 रुपीज में मैंने इसको सेल कर दिया, अब जैसे ही सेल करूंगा तो मैं ये नहीं कहूंगा मेरा प्रॉफिट 70 है, 70 मेरा रेवेन्यू, उसमें से इसकी कॉस्ट, मतलब इसके ऊपर आने वाला एक्सपेंस वो 50 था, वो 50, अब उस एक्सपेंस को मैं क्या नाम देता हूं? कॉस्ट ऑफ सेल, और मेरे पास 20 का प्रॉफिट आ जाता है इसके ऊपर, राइट? तो कहते हैं the carrying amount of those inventories shall be recognized as an expense in the period in which the related revenue is recognized. Cost of sale in statement of comprehensive income. अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर हम लोगों ने 10 पेन परचेज किए एट अ रेट ऑफ 50 ईच, टोटल कितनी अमाउंट हमने खर्च की? 500, लेकिन सपोज करें ओपनिंग कुछ नहीं था,
लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार हमने 7 पेन सेल कर दिए और 3 पेन क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा है, तो मेरी क्या कॉस्ट ऑफ सेल 500 होगी? नहीं, कितनी होगी? क्यों 350? क्यों? जितने यूनिट्स हम लोगों ने सेल किए हैं उनसे रिलेटेड कॉस्ट आपने आके लिखनी है। हम लोगों ने अपने तमाम स्टॉक की कॉस्ट को एक्सपेंस आउट नहीं किया। अब वो 3 यूनिट्स नेक्स्ट ईयर में सेल होने हैं ना, तो बेटा उसके एक्सपेंस भी तो नेक्स्ट ईयर में जाएगा। उस वो कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट नेक्स्ट ईयर में जाकर बनेंगे। ये बात यहाँ पे लिखी हुई थी, क्लियर हो गई? फिर कहता है राइट डाउन एंड लॉसेस। अब कहते हैं कि भाई एक तो आप लोगों ने अपना एक्सपेंस जो यूनिट सेल करोगे वो एक्सपेंस के तौर पे लिखोगे कॉस्ट ऑफ सेल में। दूसरा, अगर किसी किस्म के कोई लॉसेस वगैरह हो जाते हैं वो भी करंट ईयर में आपने जाके रिकॉर्ड करने हैं। जैसे रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड द राइट डाउन और लॉसेस अकर, जैसे एनआरवी लॉस वगैरह इस किस्म का जैसे ही कैलकुलेट करेंगे, जिस साल में कैलकुलेट करेंगे उसी साल में जाके रिकॉर्ड हो जाते हैं। फिर कहते हैं रिवर्सल ऑफ राइट डाउन। अब लॉस मैंने आज रिकॉर्ड किया, आप लोगों ने रिवर्सल ऑफ एनआरवी भी देखा था, तो वो तो फ्यूचर में होता था। लॉस मैंने आज रिकॉर्ड किया हुआ है, मैंने 20,000 रुपए का एनआरवी लॉस रिकॉर्ड किया हुआ है। ओके, मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मेरे पास एक इन्वेंट्री थी 100 रुपीज की और मेरे पास उसकी वैल्यू 80 आ गई, तो मैंने इसके ऊपर 20 रुपीज का एनआरवी लॉस रिकॉर्ड कर दिया, ये इसकी एनआरवी थी। लेकिन जब मैं नेक्स्ट ईयर में गया और ये इन्वेंट्री अनसोल्ड रह गई, लेकिन नेक्स्ट ईयर में जाके मैंने देखा कि कॉस्ट 100 लेकिन एनआरवी 90 है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इस मरतबा इस पर 10 का लॉस आ गया फिर से लॉस रिकॉर्ड कर दूं। ये 10 का रिवर्सल ऑफ लॉस है, और ये कौन से लॉस का रिवर्सल है? जो फर्स्ट ईयर में हुआ था। तो फर्स्ट ईयर को जाके नहीं चार्ज करूंगा, सेकेंड ईयर में जाके जिस साल रिवर्सल ऑफ लॉस होगा उसी साल को जाके चार्ज करो। क्लियर? अब क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइज्ड एज अब ये जो लॉस में रिवर्सल है ये बेसिकली इनकम के तौर पे रिकॉर्ड नहीं होता। हम इसको अपनी 10 की इनकम नहीं ट्रीट करेंगे, हम अपने एक्सपेंस को रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि उस लॉस के अगेंस्ट 20 से पहले साल में मेरा एक्सपेंस इंक्रीज हो चुका था, उस एक्सपेंस में 10 का रिवर्सल डाल दो तो रिडक्शन इन एक्सपेंसेस होता है, इनकम अदर इनकम के तौर पे रिकॉर्ड नहीं होता। ओके, अगर ये 120 हो जाए तो 100 पे रिकॉर्ड करते हैं तो 20 का रिवर्सल हो जाता। क्या इसे 100 पे रिकॉर्ड 100 पे तो वैसे ही नहीं हो सकता ना, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी। नहीं 120 पे। हाँ तो 120 पे नहीं जा सकता ना, कॉस्ट 100 है तो कॉस्ट पे ही रहता, लॉस ही ना होता। अगले साल 120 पे नहीं जा सकता था, 100 पे जा सकता था, कॉस्ट पे रहता। वही कह रहा हूं, अगर 120 पे चला जाता तो 100 पे रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, अगर सपोज उसकी एनआरबी 120 हो जाती तो मैं इसको 100 पे रिकॉर्ड करता, फिर 20 का रिवर्सल रिकॉर्ड करता। ओके, अच्छा, ये जो रिवर्सल है इसको हम लोग रिकॉग्नाइज किया करते हैं इन द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्रीज। Reduction in the amount of inventory is recognized as an expense in the period in which the reversal occurs। मतलब प्रीवियस ईयर जिस साल लॉस हुआ था उस साल ना जाना, जिस साल रिवर्सल कर रहे हो उसी साल जाके रिकॉर्ड करना। और क्या रिकॉर्ड करना? रिडक्शन इन एक्सपेंसेस के तौर पर। ओके, एलोकेशन टू अदर एसेट्स, एलोकेशन टू अदर एसेट्स। हम लोग पढ़े हैं इन्वेंट्रीज। अब देखें यहाँ पे कहता है सम इन्वेंट्रीज में बी एलोकेटेड टू अदर एसेट्स अकाउंट्स, फॉर एग्जांपल इन्वेंटरी यूज्ड as a component of self-constructed property, plant and equipment. Inventories allocated to other assets in this way are recognized as an expense during the useful life of that asset। इसका क्या मतलब है कि भाई हमारी शॉप है कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, उसमें हम लोगों ने वो बजरी और सीमेंट वगैरह और ये सब कुछ रखा हुआ है। अब हम लोग अपने ही ऑफिस की बिल्डिंग बनाने लगे हैं,
तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल बाहर से मंगवाएं, अपने वाला कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज करो। अब वो तो हमारी इन्वेंटरी था। अब सपोज के एक सीमेंट का जो बैग होता है वो दूसरों को हम लोग देते हैं 1000 रुपए का, जो हमारे पास उसकी सेलिंग प्राइस है। जब अपनी एसिड को देने लगेंगे ना, सेलिंग प्राइस पर नहीं देना, उसकी कॉस्ट के ऊपर देना, मतलब खुद से प्रॉफिट अर्न नहीं करना। अब अगर उसकी कॉस्ट थी 700 रुपीज, अपने एसिड को 700 रुपए का दो। ये बात क्लियर हो गई। एसिड को कैपिटलाइज कर दोगे, जो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसिड है, जो बिल्डिंग है, वो कैपिटलाइज कर दोगे और आपकी इन्वेंट्री डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन क्या ये आप लोगों की सेल है? क्या ये आप लोगों की सेल है? तो कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट नहीं बनेगी, क्योंकि सेल ही नहीं की, तो कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट ऐसे नहीं बनेगी। कहता है अब कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनती तो मतलब एक्सपेंस आउट हो गई थी ना। कहता है आपने इस 700 को एक्सपेंस आउट करना है ओवर द पीरियड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। क्या मतलब? क्या आप उसको कैपिटलाइज करो 700 को और उसको डेप्रिसिएशन के थ्रू पूरी उसकी यूजफुल लाइफ तक एक्सपेंस आउट करते जाओ। इन शॉर्ट कहता है इन्वेंट्री को कैपिटलाइज कर देना, कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बना देना। बात क्लियर? नेक्स्ट कहता है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ IAS 2। ये 4 पॉइंट्स आपने अच्छे से याद रखने, इसमें से MCQs आ सकते हैं। Which of the following is या which of the following is not disclosure of IAS 2। तो इसमें हमने उन्हें ना 4 चीजें बतानी होती हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स में। सबसे पहली चीज है अकाउंटिंग पॉलिसी बताएं, अडॉप्टेड इन मेजरिंग इन्वेंटरीज इंक्लूडिंग द कॉस्ट फार्मूला। क्या आपके पास आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या हैं और आप कौन सा कॉस्ट फार्मूला यूज कर रहे हैं? मतलब आप बताएं कि पीरियोडिक है या परपेचुअल है, साथ में बताएं FIFO है या वेटेड एवरेज है। फिर कहते हैं द टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंटरीज एंड द कैरिंग अमाउंट इन क्लासिफिकेशन एप्रोप्रिएट टू द एंटिटी। मेरे पास अगर इन्वेंट्री मौजूद है 3-4 आइटम्स, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, सी, डी। कहते हैं प्रोडक्ट ए के लिए अलग से इन्वेंट्री बताओ, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, और उन सब की टोटल अमाउंट भी बताओ कि टोटल इन्वेंट्री मेरे पास ये है। या ये तो उस सूरत में जब ट्रेडिंग बिजनेस है और डिफरेंट इन्वेंट्री, ये भी तो हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग है तो रॉ मटेरियल भी होगा, वर्क इन प्रोसेस भी होगा, फिनिश गुड्स भी होंगी। ये 3 क्लासिफिकेशन है। आप बताओ कि आपके पास रॉ मटेरियल कितना है, वर्क इन प्रोसेस कितना है, फिनिश गुड्स कितनी है और इन टोटल कितनी है। इस चीज के बारे में बताओ। अब 2 चीजें हो गई हैं कि हम लोग पॉलिसी कौन सी यूज कर रहे हैं, हम लोग कॉस्ट फार्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, और हमारे पास कौन कौन सी इन्वेंट्री मौजूद है उसके बारे में बताना है। अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड। क्या मतलब? कॉस्ट ऑफ सेल, कि हम लोगों ने कितनी इन्वेंट्री सेल की और उसकी कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट ऑफ सेल के बारे में बताओ। एंड एट द एंड amount of any write down of inventory is recognized as an expense in the period। write down of inventory से क्या मुराद है भाई? सेल नहीं की लेकिन NRV लॉस हो गया है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के ऊपर अगर वैल्यू में कोई डिक्रीज आया है तो वो आपने NRV लॉस के तौर पे जाके बताना है। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को एक मरतबा फिर से पढ़ो और उसके बाद आप लोगों ने इसके स्पेसिमन को देखना है। ये उसने एक फॉर्मेट बना के दिया हुआ है, जल्दी से इसको रीड करें। अच्छा बेटा, ये 4 पॉइंट्स क्लियर? क्या? अकाउंटिंग पॉलिसी विद कॉस्ट फार्मूला, राइट? अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री विद क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ सेल, एंड एट द एंड NRV लॉस, राइट? ये 4 चीजें हैं और आपने इसी तरह से चीजों को याद रखना होता है। और फिर हमारे पास अब देखें ये आ गया, हमने डिस्क्लोज करनी है ये चीजें। बेटा डिस्क्लोज वो अमाउंट्स होती रहती हैं, वो चीजें होती रहती हैं जो हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और हमारी इनकम स्टेटमेंट का पार्ट ना बन रही हो। अब देखो इनकम स्टेटमेंट में तो कॉस्ट ऑफ सेल में जाके मैंने सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक लिख देना है, क्या कहीं पे NRV लॉस बताऊंगा वहां पे?
मैंने वो अलग से वर्किंग की हुई होगी, मुझे पता चलेगा कि आफ्टर रिकॉर्डिंग एनआरवी लॉस द क्लोजिंग स्टॉक इज दिस, और वो जाके कॉस्ट ऑफ सेल में लिख दूंगा। और इसी तरह से वही क्लोजिंग स्टॉक उठाऊंगा और मैं जाकर अपने करंट एसेट्स में लिख दूंगा। क्या बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट कहीं बता रही है कि मेरी पॉलिसी क्या थी? मुझे बता रही है कि मैंने इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कैसे किया? तो कहते हैं ये अलग से डिस्क्लोज करो। मतलब डिस्क्लोजर से ये मुराद होता है कि भाई आपने अलग से एक, हम लोगों ने फाइनेंशियल, जिस तरह से हम लोग अपनी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं ना, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, बेटा एक और स्टेटमेंट बनती है हमारे पास फाइनेंशियल, जिसे कहा जाता है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इन नोट्स का रेफरेंस दिया जाता है और यहां पर आकर अपनी तमाम पॉलिसीज के बारे में बताया जाता है। अब देखो भाई, यहां पर आपने बताना है उसे कि इन्वेंट्रीज, अब देखो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, सबसे पहले ये इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, net realizable value, cost is measured by using weighted average formula। पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश्ड गुड और टोटल अमाउंट, ये हो गई। थर्ड कॉस्ट ऑफ सेल, इन्वेंट्री इज सोल्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस, बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल की बात कर रहे हैं, कहता है वो 288 है, और जो हम लोगों ने एनआरवी रिकॉर्ड किया है वो 400 का रिकॉर्ड। ये राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री, ये आप लोगों ने बताना होता है अलग से। क्लियर होगी बात? बेटा एनआरवी लॉस आपके एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं बनता। एनआरवी लॉस आपके एक्सपेंसेस का पार्ट, जब आप अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को राइट डाउन करते हो तो ऑटोमेटिकली वो कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बन जाता है। आपको कहीं पर अलग से इसको डिस्क्लोज या लिखने की जरूरत है, और ना ये आपका कोई एक्सपेंस इस तरह से बनता है। ये जैसे ही आप अपनी इन्वेंट्री को कम करते हो वो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बन जाता है, राइट? कहीं पे अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती। ये मत समझिएगा कि शायद नेट ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में एक्सपेंसेस में एनआरवी लॉस आ रहा होगा, ऐसा नहीं होता। क्लियर है ये बात? जी क्या हम ड्राइंग को कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट कैसे बनाते हैं? किसी का ट्रेडिंग बिजनेस को वो कुछ ड्राइंग कर रहे हैं, तो ये तो हम कैपिटल से मतलब फाइनेंस करेंगे, इसको कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट कैसे बनाते हैं? कैपिटल से माइनस करेंगे ड्राइंग्स को, अगर वो गुड्स की फॉर्म में ना हो तो। ठीक है, ड्राइंग्स हर हाल में कैपिटल से माइनस होती हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन अगर कैश वगैरह की फॉर्म में है तो कैश को कम कर देंगी। अगर हमारे पास ये फिक्स एसिड की फॉर्म में है तो फिक्स एसिड को कम करेंगे। लेकिन अगर ये हमारे पास हमारी इन्वेंट्रीज के फॉर्म में है तो ये हमारी परचेजेस को रिड्यूस करती हैं। अब ये सेल्स का पार्ट क्यों नहीं बनती, उसकी बेसिक रीजन ये है कि मैं अपने आप को जो चीजें लेकर जाऊंगा, भाई हमारा एक किराना स्टोर है जिसपे हम आम आवाम को जो चीनी सेल कर रहे हैं 120 रुपए पर किलो के हिसाब से दे रहे हैं, अपने घर के लिए चाहिए किसी और से जाके लें, अपनी शॉप से उठा लें, अपनी शॉप से उठा लें, ड्राइंग्स कहलाएंगी, ये सेल्स नहीं कहलाएंगी। हालांकि कोई और कस्टमर लेके जाता तो सेल्स थी, अब ड्राइंग्स कहलाएंगे, लेकिन 120 पर भी नहीं जाएंगे, अपनी कॉस्ट पर जाएंगे, जो भी उनकी कॉस्ट होती है। तो कॉस्ट पे हमेशा परचेजेस रिकॉर्ड होती हैं। तो जहां पे अकाउंटिंग हमें ये कहती है कि यार बेसिकली अगर तुम सपोज 100 यूनिट परचेज करके लाए एट अ रेट ऑफ 50 और ये थे तुम्हारे पास फॉर सेल पर्पस, तो फिर तो ये तुम्हारी अपनी इन्वेंट्री है, इसको आके रखो इन्वेंट्री में। लेकिन अगर इन 100 यूनिट्स में से तुमने 10 यूनिट्स अपने लिए यूज कर लिए तो वो कहते हैं कि ये तुम बिजनेस में को ना दो, ये तुम अपनी ड्राइंग्स रखो और बिजनेस को 90 यूनिट्स दो जो तुम सेल पर्पस के लिए लाए हो। ओके, तो बिजनेस उसको अपनी परचेजेस मानने से इनकार कर देता है। बिजनेस कहता है कि तुम 100 यूनिट लेकर आए लेकिन उसमें से 10 यूनिट तो तुम्हारे थे, तुम वो मुझे क्यों दे रहे हो? तुम मुझे 90 यूनिट्स दो जो मैंने सेल करते हैं।
तो स्टार्ट में हम लोग रख लेते हैं टोटल, लेकिन जब हम ड्राइंग्स करते हैं इन्वेंटरी की फॉर्म में तो अपने परचेजेस को लेस कर देते हैं। तो जितने फॉर सेल पर्पस होते हैं सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है। क्लियर? अब एग्जांपल नंबर 14 हो गई, अभी करनी है एग्जांपल नंबर 14। अब एग्जांपल नंबर 14 में ये देखें, ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चलेगा ये क्वेश्चन। अब इसमें देखें क्या कहता है यहाँ पर रिक्वायरमेंट, कहते हैं प्रिपेयर डिस्क्लोजर नोट्स ऑफ इन्वेंटरीज इन द फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 जून 2015 in accordance with the requirements of to inventory। जी, अब क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट देखें, a company deals in solar panels which are imported from China. The company follows a perpetual inventory system and values its inventory on weighted average basis. Details of sales and purchases during the year ending 30th June 2015 are as follows। अब यहां से हमें पता चल गया कि हमारे पास परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम और हम लोगों ने वेटेड एवरेज फाइंड करनी है। वेटेड एवरेज बेसिस के मुताबिक क्लोजिंग इन्वेंटरी को देखना है। ओपनिंग इन्वेंटरी मिल गई 1 जुलाई 2014 अमाउंटिंग टू रुपीज 49 million and consisted of 2450 सोलर पैनल्स। टोटल अमाउंट बताई और नंबर ऑफ यूनिट्स बता दिए। एवरेज रेट बेटा फाइंड हो सकता है पर यूनिट रेट कि आप 49 मिलियन डिवाइडेड बाय 245 अगर जरूरत पड़े तो पर यूनिट रेट फाइंड कर सकते हैं हम लोग इसका। नेक्स्ट देखें क्या कहते हैं, कहते हैं परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज 4200 4350 प्राइसेस वगैरह बता दी। लेकिन उसके साथ देखें, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है हर हवाले से, हर लिहाज से। कहते हैं कॉस्ट रिलेटेड टू इंपोर्ट्स वर 29% ऑफ परचेज कॉस्ट और फिर ऑफ विच 17% इज रिफंडेबल। कॉस्ट रिलेटेड टू इंपोर्ट्स वर 29% ऑफ परचेज कॉस्ट और उस 29% में से भी 17% आपको रिफंड हो जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, जब बेटा हम लोग परचेजेस करते रहते हैं तो परचेज प्राइस आती है प्लस इंपोर्ट ड्यूटीज आती हैं, राइट? लेकिन ये इंपोर्ट ड्यूटीज अब दो तरह की हैं, रिफंडेबल एंड नॉन। हमने कहा था कि अगर किसी किस्म की कोई नॉन रिफंडेबल परचेजेस, ये नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं तो वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट बनेंगे, और अगर रिफंडेबल हैं तो नहीं बनेंगे। क्लियर? तो आपने ये परचेज प्राइसेस हैं, ये जो प्राइसेस 78120 ये परचेज प्राइस है, लेकिन बेटा मुझे टोटल इतने में नहीं मिला, मैंने इसके ऊपर अभी इंपोर्ट ड्यूटीज पे की हुई है, 29% मैंने पे किया हुआ है। लेकिन जो मैं अपनी इन्वेंट्री का पार्ट बनाऊंगा ना वो मैं 12%, जो नॉन रिफंडेबल है। जो रिफंडेबल है मैं उसको इग्नोर कर दूंगा। ये बात क्लियर हो गई? तो बेटा 29 में से 17 रिफंडेबल है, तो बेसिकली नॉन रिफंडेबल कितना है 12। तो 12। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर कोई चीज 100 रुपए की है और 12 रुपए मैं उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज दे दूं तो मैं उसके लिए कितनी अमाउंट पे कर रहा हूं 112। तो भाई आप इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करवा दें 112%, मतलब किससे मल्टीप्लाई करवा दें 1.12। तो इसके लिए वैल्यू बन जाएगी परचेजेस की 87494 और इसके लिए वैल्यू क्या बन जाएगी? आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया ना सब बच्चों को? जी 9744। अच्छा, अगर ये बात होती यहां पर तो 1.29 समझ, तो फिर इंपोर्ट ड्यूटीज नॉन रिफंडेबल होती है। ओके, बाय डिफॉल्ट नॉन रिफंडेबल आएगी, राइट? फिर टोटल ऐड कर देनी है आप लोगों ने। शाबाश, गुड। अब आ जाएं ड्यूरिंग द सेल्स ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज।
ये यूनिट, और बेटा आगे उनकी सेल प्राइस है। इसका क्लोजिंग इन्वेंटरी से कोई ताल्लुक नहीं है, नंबर ऑफ यूनिट्स का ताल्लुक था हमारे पास। फिर कहते हैं सेल्स ऑन 31 अक्टूबर 2014, यहाँ की बात कर रहे हैं। इसमें से कहते हैं इंक्लूड्स 100 सोलर पैनल्स, ये 2050 में ना 100 सोलर पैनल शामिल हैं विच वर डैमेज्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड सोल्ड एट ₹12,000 पर यूनिट। मतलब बाकियों को पता नहीं हम लोगों ने कितने हो सके इससे ज्यादा प्राइस पे सेल किया होगा, लेकिन कहते हैं कि जो इसमें से 100 है ना वो हमने 12,000 यूनिट पे सेल किया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी 100 रुपए की चीज को 70 रुपए में सेल करूं या 170 रुपए में सेल करूं या 120 रुपए में सेल करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल तो हो चुका है ना, सेल ना होता तो फर्क पड़ रहा था, तब एनआरवी लॉस कैलकुलेट। अब तो सेल हो चुकी है वो चीज, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर। क्लियर? बात समझ आई आप लोगों को? ये पॉइंट उस वक्त वैलिड था जब हमें क्या था कि क्लोजिंग स्टॉक में 100 यूनिट्स हैं और उनके सेलिंग प्राइस 12,000 रुपए पर यूनिट, तब ये वैलिड पॉइंट था। लेकिन अब तो वो चीज सेल हो चुकी है, तो सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ऑन 31 May 2015, 50 solar panels were totally damaged and were written off. 31 May 2015 हम लोगों ने जाके देखा 50 सोलर पैनल भाई टूटे पड़े थे, डैमेज थे, उठा के फेंक दिए, इन्वेंटरी लेजर कार्ड में से माइनस, ये आपका लॉस हो चुका है। ओके, अभी आपका अकाउंटिंग ईयर एंड नहीं हुआ और आपको पता चल गया कि ये डैमेज हो चुकी है, राइट? नेक्स्ट देखें, 30 June 2015, there was a significant decline in the prices of solar panel as a new type of solar panel was introduced in the market. Selling price are now ₹18500 per unit. However, the company has made some modification in its product, which will enable it to sell it at ₹22,000 per unit. Cost of modification is ₹2500 per unit. क्या कहता है कि भाई 30 जून 2015 को हमने देखा कि मार्केट के अंदर ना, देखिए स्टार्ट में देखे ना सोलर पैनल्स कोई ऐसी वैरायटी हमें नहीं मिल रही थी, एक ही किस्म की वो सोलर प्लेट होती थी और लोग जाके बस लगा लेते थे और कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही मार्केट में पता चला कि लोग इसकी तरफ ज्यादा मुतवज्जे हो रही हैं, एक तो महंगी हो गई चीजें कुछ, हम अगर अपनी मार्केट की बात करें तो यहाँ पर चीजें महंगी हो गई लेकिन वैरायटी भी बहुत मिलने लगी, चाइना से भी काफी सारे प्लेयर्स निकल आई और बाकी ये लोकल प्रोडक्शन भी काफी सारी होने लग गई। और अगर आप लोग देखें उन्होंने फिर हर वोल्टेज के लिए अलग अलग से साइज वगैरह बना लिए, प्राइसेस डिफरेंट कर दी। इनके साथ क्या हुआ कि सपोज करें वो एक सोलर प्लेट सेल कर रहा था 25,000 रुपए की, सपोज करें, लेकिन क्या पता चला कि अब उसकी सेल प्राइस 18,500 रुपए है। कंपेटिटर्स आ गए, जब साथ में आपका कंपेटिटर आके बैठे वो चीज सेल कर रहे हो 20,000 रुपए की और आप कर रहे हो 25,000 रुपए की, समझ लो कि आप बिजनेस डूब गए हैं। अब आपको कोई ना कोई स्टेप लेने पड़ेंगे। अब क्या होगा भाई, मैं तुमसे 25,000 रुपए की चीज क्यों खरीदूं? आप मुझसे कहेंगे हमारे पास जो चीज है ये ऑटोमेटिक है, ये मॉडिफाइड है, उनके पास एक मैनुअल सिस्टम रखा हुआ है, हमारे पास रिमोट कंट्रोल सिस्टम है, मैं आपको एडिशनल पेमेंट करूंगा, फिर मैं 20,000 रुपए की तरफ नहीं जाऊंगा। ओके, अब क्या हुआ, कहते हैं कि वैसे 18,500 रुपए की सेल हो रही है लेकिन आप इसे 22,000 रुपए में भी सेल कर सकते हैं, लेकिन 22,000 रुपए में सेल करने के लिए आपको 2,500 रुपए एक्सपेंस करना पड़ेगा उसकी मॉडिफिकेशन के ऊपर। तो भाई मुझे देखें, अब एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस मेरी कितनी है 22,000 और एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल कितना है 2,500। ओके, तो मेरे पास एनआरवी कितनी आ जाएगी 19,500, राइट? और अब एंड पे जाके मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे पास उसकी कॉस्ट कितनी है। अगर कॉस्ट 19,500 से कम पड़ रही है फिर तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन अगर कॉस्ट 19,500 से ज्यादा पड़ रही है तो जितना डिफरेंस आएगा वो एनआरवी लॉस होगा। ओके, और ये रूल मेरे तमाम यूनिट्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, मतलब ये डैमेज या इस किस्म की कोई कंडीशन नहीं है।
ये तमाम सोलर पैनल्स के ऊपर जाके अप्लाई हो जाएंगे। ये बात समझ गए। अब बेटा परपेचुअल मेथड था और वेटेड एवरेज कॉस्ट फार्मूला था हमारे पास, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाना है, तब जाके इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। तो ये आपके सामने बन गया इन्वेंट्री लेजर कार्ड। यहाँ से आपको ये बात समझ आ जाएगी। ये देखें ओपनिंग बैलेंस शीट आपके पास मौजूद है 2450, उसने अमाउंट इन ₹1000 लिख रही है, 49 मिलियन आपको बता दिया था, तो आपने ये एवरेज रेट फाइंड कर दिया। फिर क्या हुआ, आप लोगों ने इशू किए, मतलब सेल्स हो गई 2100, डेट के हिसाब से चलना है ना हम लोगों ने। तो देखो 30 सितंबर को हम लोगों ने परचेजेस की, लेकिन 31 जुलाई को सेल्स की 2100, तो सेल्स को पहले रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोगों ने ये सेल्स रिकॉर्ड कर दी, फिर ये बैलेंस आ गया हमारे पास, फिर परचेजेस और फिर बैलेंस आ गया। तो इसको यहां तक समझना कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। अब ये देखें, अगर परचेजेस वर्किंग टू 87494, अभी हम लोगों ने फाइंड की नहीं है वैल्यू, ये देखो, और 97440 ये वर्किंग टू इसके हवाले से लिख रहा है 97440। अब आप लोग देखो यहां तक जब पहुंचे ना, उसके बाद आपने बैलेंस फाइंड कर लिया, फिर यूनिट्स राइट ऑफ, वो जो 50 यूनिट डैमेज हो गए थे 31 मई को, ये वो राइट ऑफ किया आप लोगों ने, ये आपके पास बैलेंस आ गया 2240 यूनिट्स, ये आपके पास रखे हुए हैं। कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है आपके पास, और आपके पास वैल्यू कितनी बन रही है इनकी, ये कॉस्ट के मुताबिक है। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन जब आपने इसका एनआरवी कैलकुलेट की, एनआरवी कितनी आई 19,005, कम है क्या, नंबर ऑफ यूनिट्स में कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन सिर्फ अपनी वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे, और कहां पहुंच जाएंगे 43,680, कितने का डिक्रीज आया 6335, ये आपके पास बन जाएंगे एनआरवी लॉस, राइट डाउन ऑफ इन्वेंटरी। ऑल क्लियर। अब अगर आप ये उसने हमें वर्किंग करके बता दी थी, और अगर आप लोग गौर करें तो बेटा ये भी वर्किंग है। उसने हमसे इन्वेंटरी लेजर कार्ड नहीं पूछा था, उसने हमसे क्या कहा था, उसने कहा था डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेंटरीज इन द फाइनेंशियल पोजीशन। तो मैं क्लोजिंग इन्वेंटरी कितने की जाके रिकॉर्ड करूंगा, एनआरवी के ऊपर 43680, मैं इसके ऊपर जाके रिकॉर्ड करूँ। ये बात समझ आ गई है सब बच्चों को, क्लियर। फिर देखें क्लोजिंग इन्वेंटरी इंक्लूड्स आइटम कॉस्टिंग रुपीज। अब देखें टोटल कॉस्ट इतनी थी, लेकिन इसके रिकॉर्ड हमने कौन सी वैल्यू के ऊपर किया, तो हमने ये साथ में बता दिया कि भाई ये जो मैंने रिकॉर्ड किया है ये बेसिकली उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, और इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी ये बाकी। फिर हमने उसको बता दिया कि भाई इन्वेंट्री एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ सेल फॉर द ईयर इज दिस अमाउंट, और ये हम लोगों ने वर्किंग फॉर में उसको कैलकुलेट करके दे दिए। ये देखें ओपनिंग स्टॉक, ये परचेजेस और लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये बाकी सारे का सारा कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। आपने इस तरह से कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करके देनी है उसको कि ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल, और ये जो हमारे पास अमाउंट आ गई, कहते हैं डैमेज इन्वेंट्री ऑफ दिस हैज बीन रिटर्न ऑफ। तो देखो डैमेज इन्वेंट्री कितनी हुई थी, ये जो 50,000 यूनिट्स आपने डैमेज की है उसकी कॉस्ट, वो जाकर मैं आपको बताऊं। जी हाँ जी बेटा, यहाँ पे आप लोग देखो उसने आपसे कहा है कि आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के डिस्क्लोजर नोट्स बताओ। उसने ये नहीं कहा कि डिस्क्लोजर टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये नहीं कहा। अगर डिस्क्लोजर टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहता तो फिर आप लोग उसे कॉस्ट फार्मूला वगैरह बताते हैं, एनआरवी लॉस बताते हैं, बाकी चीजें। ऑल क्लियर। इस एग्जांपल में कोई इशू, एक मतलब फिर जाके इसको सॉल्व कर लेना है आप लोगों ने, और फिर भी अगर कोई इसी किस्म का कोई इशू हो तो आप लोगों ने मेरे साथ जरूर डिस्कस करना है। अब इस चैप्टर में वैसे तो पीरियोडिक और परपेचुअल के बारे में आप लोग जान चुके हो, लेकिन इस चैप्टर में अब हम लोग इसको जरा देखेंगे कि बेसिकली पीरियोडिक में और परपेचुअल में डिफरेंस किस बात का है।
हमें कैसे पता चलेगा कि ये पीरियोडिक सिस्टम है और ये परपेचुअल सिस्टम, हमें इस बात का कैसे पता चलेगा और हमारी अकाउंटिंग के ऊपर इसके क्या असरात पड़ने हैं, हम लोगों ने इन चीजों को जाके देखना है। तैयार हैं बेटा? पीरियोडिक से मुराद होता है पीरियड है, मतलब अपने आप को ना सुकून में रखो पूरा सा, और इन्वेंट्री की टेंशन ना लो। ओके, आप जब भी परचेजेस करो परचेजेस अकाउंट में फेंको, क्लियर? और जब भी सेल्स करने लगो तो सेल्स के अकाउंट में अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करो। ये बात क्लियर? और आपके पास कितनी इन्वेंट्री है, साल के एंड पर अपने वेयर हाउस में चले जाओ और फिजिकली जाके काउंट करो कि तुम्हारे पास कितनी इन्वेंट्री है, वो तुम्हारी क्लोजिंग इन्वेंट्री बन जाएगी, वही इन्वेंट्री अगले साल का ओपनिंग बन जाएगी। ओके हो गया? अब मुझे एक बात बताओ, अब तुम वेयर हाउस में जा रहे हो बिल्कुल ब्लैंक, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारे घर में कितना पैसा रखा है, तुम्हारे वेयर हाउस में कितने यूनिट्स रखे हुए हैं, तुमने जाके काउंट किया और उसमें नजर आ गए 500 यूनिट्स, तुम यही समझो कि तुम्हारे पास इन्वेंट्री 500 यूनिट्स ही है और तुम आके अपने पास रिकॉर्ड कर दोगे। और अगर तुम्हारे वेयर हाउस का जो कीपर था वो पर डे एक यूनिट अपने घर भी लेके जाता रहा, तुम्हें कभी भी नहीं पता चलेगा, तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, इन्वेंट्री चोरी हो रही है, इन्वेंट्री डैमेज हो गई, उसने उठा के फेंक दी, तुम्हें पता ही नहीं चला। उसने कहा कि भाई अगर आके देख लेंगे तो मुझे डांट पड़ेगी कि भाई ये डैमेज क्यों हुई है, ये ऑब्सोलीट क्यों हुई है, तुम ख्याल नहीं कर सकते थे, तुम इसको पहले सेल करवा देते। उसने उठा के फेंक दी, हमें पता ही नहीं है, हम यही समझेंगे जैसे इन्वेंट्री सेल हो गई है, और ऑटोमेटिकली ये तमाम लॉसेस कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज हो जाते हैं। ये बात समझ आ गई? पीरियोडिक का सिर्फ यही नुकसान है, इन्वेंट्री रिकॉर्ड ना रखने का आपको ये नुकसान हो जाता है। और इन्वेंट्री का अकाउंट बन रहा होता है लेकिन मेंटेन नहीं हो रहा होता, इन्वेंट्री का अकाउंट बन रहा होता है लेकिन पीरियोडिक सिस्टम के अंदर मेंटेन नहीं हो रहा होता। इसका क्या मतलब कि भाई स्टार्ट में अब आपको आपका ये करंट एसेट्स है, ये आपको करंट एसेट आपका मिल गया इन्वेंट्री, एसेट है तो लाजिम बात है अपना ओपनिंग बैलेंस देगा तो अपना क्लोजिंग बैलेंस भी देगा। अब सिर्फ फर्क क्या है, मुझे बताओ इन्वेंट्री का ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ पे आपको नजर आता है आपकी स्टेटमेंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग आपको कहां पे नजर आ रहा होता है? कॉस्ट ऑफ सेल में, दोनों कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं नजर आ रहे होते हैं। तो भाई ओपनिंग जहां पे आपका जितना भी होगा उठाकर कॉस्ट ऑफ सेल में फेंक देते हो, और क्लोजिंग जितना जाके फिजिकली काउंट करोगे वो आके आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे और यहाँ से डायरेक्ट उसको भेज दोगे कॉस्ट ऑफ सेल। बस आप लोग इतनी रिकॉर्डिंग करते हो इन्वेंट्री लेजर अकाउंट, अकाउंट बन रहा होता है लेकिन ये नहीं देखते कि ड्यूरिंग द ईयर कितना कितना इसमें इंक्रीज आया या कितनी इन्वेंट्री हमने सेल की या इशू की, इसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहा होता। सिर्फ फिजिकली काउंट करके आप इन्वेंट्री के अकाउंट्स को कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर कर देते हो, उसके ओपनिंग को भी और क्लोजिंग। तो जब ओपनिंग ट्रांसफर होता है तो एंट्री क्या बनती है? देखिए ब्रॉड डाउन कैरी डाउन की कोई एंट्री नहीं होती, ट्रांसफर करने की एंट्री है। तो यहां पर ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। ओके, अब अगर ये इसी तरह याद रखोगे ना ये एंट्रीज कभी भी नहीं भूलेंगी। क्या आप लोग जाके अपने पास टी अकाउंट बना के ओपनिंग क्लोजिंग लिखो और कॉस्ट ऑफ सेल और आपके पास लेजर कंप्लीट हो गया। ये बात समझ आ गई सब बच्चों? अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में आप अकाउंटिंग करते हैं इन्वेंट्री की, आप अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि मेरे पास कितनी ओपनिंग इन्वेंट्री थी,
ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितनी परचेजेस की, कितने सेल कर दिए, और मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी होनी चाहिए। आपके लेजर अकाउंट ने आपको बताया कि भाई क्लोजिंग इन्वेंटरी आपके पास 500 होनी चाहिए। फिर आप ये नहीं है कि 500 के मुताबिक स्टेटमेंट बना दो, नहीं, आप जाओ वेरीफाई करो, वेयर हाउस में चले जाओ और जाकर देखो, हाँ जी 500 इन्वेंटरी है। अब अगर आपको 500 इन्वेंटरी मिल गई तब तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर इन्वेंटरी मिल गई 400 यूनिट्स, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट, पता चल गया कि भाई 100 यूनिट्स कहाँ गए। अब आप पूछ करोगे, अब चोरी हुए हैं तो वो भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे, किसी किस्म की कोई डैमेज हुआ कुछ, अब आपका स्टोर कीपर आपको बताएगा, क्योंकि उसके पास भी रिकॉर्ड मौजूद होता है कि भाई वो 100 यूनिट्स कहाँ पे गए हैं। अब वो केयरफुल रहेगा। क्लियर क्लियर। तो अगर आप कोई डैमेज है, कोई ऑब्सोलीट है, कोई चोरी स्टोलन वगैरह है, अब आप आके वापसी उसको अपने पास भी रिकॉर्ड करोगे और नेक्स्ट ईयर के लिए आप ज्यादा केयरफुल हो जाओगे। आप स्टोर कीपर चेंज कर लोगे या इन्वेंट्री के ऊपर अपने कंट्रोल्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दोगे। हाँ, कुछ भी मतलब इस तरह से। बात क्लियर क्लियर हो गई बात, क्योंकि हर टाइम आप ये लॉस नहीं बर्दाश्त करोगे। ये फर्क है परपेचुअल के अंदर। जब पीरियोडिक में होते हैं ना, मेरे पास एक कस्टमर आया, अभी ड्यूरिंग द ईयर था, अकाउंटिंग अरेंज नहीं हुआ, उसने कहा हाँ जी भाई मुझे ना 1000 यूनिट चाहिए, अवेलेबल हैं। मुझे खुद नहीं पता अवेलेबल हैं या नहीं है, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड ही नहीं मेंटेन किया हुआ। पीरियोडिक में नहीं बता सकता, लेकिन परपेचुअल में जैसे उसने कहा, मैं फिर उस टाइम पे वेयर हाउस वाले से पूछता पीरियोडिक में, हाँ यार कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, मैं इसको ये यूनिट दे सकता हूँ या नहीं दे सकता। लेकिन परपेचुअल में मेरे अपने पास रिकॉर्ड मौजूद है, मैं मेंटेन कर रहा हूँ कि भाई मेरे पास बैलेंसिंग वैल्यू कितनी है इन्वेंट्री की, मेरे पास एक ऑर्डर आ गया 1000 का, मैं उसे हाँ ना कर सकता हूँ उसी टाइम पर कि ये यूनिट्स अवेलेबल हैं या नहीं है। बात क्लियर हो गई। अच्छा अब देखें यहाँ पर बेटा, कहते हैं द टू मेन मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्रीज टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल्स आर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एंड परपेचुअल। बेटा पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में जब आपने कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करनी हो तो ये आपका जो रिवायती तरीकाकार है ना उसके मुताबिक कैलकुलेट होती है। ओपनिंग स्टॉक प्लस लेस इज इक्वल टू, इस तरह से फाइंड करोगे कब, पीरियोडिक में। लेकिन जब आप होते हैं परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में तो आप लोगों को इस तरह से कॉस्ट ऑफ सेल नहीं फाइंड करनी होती। आप अपनी इन्वेंट्री का अकाउंट बनाते हो और यहीं से आपको कॉस्ट ऑफ सेल का पता चल जाता है। आपका कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट होता है और वहां से आपको कॉस्ट ऑफ सेल का पता चलता है। राइट, आपको ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्लस परचेजिंग क्यों नहीं करनी पड़ती, क्योंकि तुम्हारे पास परचेजिज का अकाउंट ही नहीं होता। आप जब इन्वेंट्री को मेंटेन कर रहे होते हैं ना तो आपकी सारी परचेजिज आपके इन्वेंट्री के अकाउंट में जा रही होती है। जहां पर पीरियोडिक सिस्टम में आप पहले करते थे ना परचेजिज टू कैश, अब आप लोग करते हो इन्वेंट्री टू कैश, तो परचेजिज का अकाउंट बनता ही नहीं है। तो जब इन्वेंट्री का परचेजिज का अकाउंट नहीं बन रहा, कॉस्ट ऑफ सेल में परचेजिज कैसे लिखोगे? तो वो इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल के अकाउंट में बताना होता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है। ऑल क्लियर ऑल क्लियर। अच्छा, फिर कहते हैं ईच मेथड यूजेस अ लेजर अकाउंट फॉर, दोनों के पास इन्वेंट्री के लेजर अकाउंट्स होते हैं, लेकिन बट these have different roles. It is possible that an entity will use the periodic system in its journal ledger and use a different computer system outside of its journal ledger to track the flow of goods in and out of inventory. तो ये बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी इन्वेंट्री के ऊपर उसने किस किस्म के कंट्रोल्स रखे हुए हैं और इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग कैसे करता है, क्या वो इन और आउट को मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अपना इन्वेंट्री का अकाउंट उसने उसके मुताबिक ही रखना होता है। लेकिन अगर हमारे पास पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम हो
बेसिकली अब तक जितनी आप अकाउंटिंग करते आए हैं ना, सब में पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम होता था। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम होगा तो इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ सेल सोल्ड आर नॉट अपडेटेड कॉन्टिन्यूअसली। इन्वेंट्री जब अपडेट नहीं कर रहे तो कॉस्ट ऑफ सेल फिर इस रिवायती तरीके से जाके फाइंड करोगे, आप इसको अपडेट नहीं कर रहे होते। तो फिर क्या करते हैं आप, इंस्टेड परचेजेस आर रिकॉर्डेड इन एंड ईच सेल ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड वाया सिंगल जर्नल एंट्री। और सेल्स के लिए एक एंट्री रिकॉर्ड कर देते हो, कैश टू सेल्स। परचेजेस के लिए परचेजेस टू कैश जाके आप लोग रिकॉर्ड कर देते हैं। इसी तरह द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डज नॉट कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट आप लोग नहीं बनाते रहते ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। इट इज डिटरमिन्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड वाया, और ये बिल्कुल ऐसे जैसे ऊपर हम लोगों ने बनाया। क्या आपको इस सारे पैसेज की समझ आ गई है? इसी तरह परपेचुअल में देखें तो बेटा जो काम पीरियोडिक में कर रहे हो परपेचुअल में वो नहीं करते, और जो पीरियोडिक में नहीं कर रहे परपेचुअल में वो करते हो। क्या मतलब कि भाई तुम इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल को अपडेट नहीं करते पीरियोडिक, परपेचुअल में करोगे। तुम परचेजेस अकाउंट बनाते हो, परचेजेस को रिकॉर्ड करते हो पीरियोडिक में, परपेचुअल में परचेजेस को रिकॉर्ड नहीं करोगे। तुम पीरियोडिक में सेल्स की एक एंट्री रिकॉर्ड करते हो, परपेचुअल में 2 एंट्रीज रिकॉर्ड करोगे, सिर्फ सेल्स की ट्रांजैक्शन की 2 एंट्रीज रिकॉर्ड करोगे। तुम लोग कॉस्ट ऑफ सेल को डिटरमिन करते हो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, परपेचुअल में तुम्हें तुम्हारा अकाउंट बताएगा, कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट बताएगा कि तुम्हारी कॉस्ट ऑफ सेल क्या है। अब यहाँ पे देखो, इन्वेंट्रीज एंड कॉस्ट ऑफ सोल्ड आर अपडेटेड कॉन्टिन्यूअसली ऑन ईच सेल एंड। भाई सेल करोगे इन्वेंट्री कम हो गई, जाके रिकॉर्ड करो। परचेज करोगे इन्वेंट्री ज्यादा हो गई, जाके रिकॉर्ड करो। तो हर सेल और परचेज ट्रांजैक्शन पर आपने अपनी इन्वेंट्री को अपडेट करना है। जैसे इन्वेंट्री लेजर कार्ड के अंदर बैलेंस उसी टाइम अपडेट नहीं हो जाता था परपेचुअल सिस्टम के अंदर, वैसा ही करना है आप लोगों ने। वे कहते हैं सम अदर ट्रांजैक्शन में आल्सो रिक्वायर एन अपडेट ऑफ इन्वेंट्री अकाउंट, फॉर एग्जांपल सेल, परचेज, रिटर्न। भाई सेल्स रिटर्न हो इन्वेंट्री तब भी अपडेट होती है, परचेजेस रिटर्न हो तो इन्वेंट्री तब भी अपडेट होती रहती है। परचेजेस आर डायरेक्टली डेबिटेड टू, तो अब आपको परचेजेस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। जहां परचेजेस टू कैश करते थे अब वहां पर इन्वेंट्री टू कैश कर देंगे। तो कहते हैं परचेजेस को इन्वेंट्री अकाउंट में डेबिट कर दो, वेयर एज ईच सेल हैज 2 जर्नल एंट्री, राइट। जबकि यहाँ पीरियोडिक में सेल्स की एक जर्नल एंट्री होती थी। वो 2 एंट्रीज कौन सी होती हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे। 1 टू रिकॉर्ड सेल वैल्यू, कि भाई आप देखें भाई जब आप इन्वेंट्री सेल कर रहे होते हैं तो सेल प्राइस डिफरेंट होती है, सेल प्राइस अलग से रिकॉर्ड करो। क्या रिसीवेबल्स टू सेल सेलिंग प्राइस के साथ, लेकिन क्या आपको वो इन्वेंट्री उसी अमाउंट की मिली थी? अपनी इन्वेंट्री में से उसकी कॉस्ट डिडक्ट करोगे, उसको क्रेडिट करेंगे और डेबिट कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल। हाँ जी। इन्वेंट्रीज एंड अदर टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पहले सेल्स रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं। ये जो 2 उसने जर्नल एंट्रीज कही थी सेल्स की रिकॉर्डिंग के लिए, उसमें एक एंट्री होती है जो सेल्स की वैल्यू आपके रेवेन्यू को रिकॉर्ड करती है, और दूसरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिकॉर्ड करती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेजेस अकाउंट इज नॉट यूज्ड इन, क्या ये पैसेज समझ आ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए, और एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। फिर बाकी वाली जो पॉइंट्स है ना ये बहुत ईजी है। कहता है परचेजेस एंड परचेज रिटर्न अकाउंट्स आर मेंटेन, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं होते इनकी। फिर यहाँ पे पीरियोडिक के अंदर किसी भी किस्म का कोई लॉस होता है ना ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि आपको जब पता ही नहीं है कि लॉस हुआ है तो आप रिकॉर्ड क्यों करेंगे। अब देखें, एनी लॉस ऑफ इन्वेंटरी इज ऑटोमेटिकली डेल्ट विद एंड डज नॉट रिक्वायर अ
special accounting treatment. However, in this way, losses may go unnoticed as well. पता ही नहीं चलता losses का, Yes, sir. ये वो हमारे नोटिस में ही नहीं आता है कि हमें कोई इसी किस्म का कोई लॉस हुआ है। सिर्फ है ना और विकास का पता चलता है। परपेचुअल, हाँ वो तो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड होता है ना। Any loss deducted by comparing physical inventory count and perpetual record is to be recorded in, अब आप इन्वेंटरी अकाउंट में जाके लॉस को रिकॉर्ड करोगे कि भाई आपने अपने रिकॉर्ड के मुताबिक 100 यूनिट्स रखे थे, वेयर हाउस में 80 पड़े हुए हैं, तो आके अपने इन्वेंटरी को क्या 20 से डिक्रीज नहीं करोगे, उसकी बात कर रहे हैं कि अब आके रिकॉर्ड करो। मोस्ट लॉसेस आर आइडेंटिफाइड इन दिस वे। फिर कहता है सिस्टम इज, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है बात कि पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम कहाँ कौन सी इन्वेंटरी पे अप्लाई हो सकता है और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम कौन सी इन्वेंटरी पे अप्लाई हो सकता है। तो याद रखिएगा, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम इज सूटेबल टू लार्ज साइज आइटम्स और लो वैल्यू इन्वेंटरी। देखो भाई, आपका गाड़ियों का शोरूम, यार आपको याद नहीं रहेगा कि आपके शोरूम में 5 गाड़ियां या 6 हैं या 10 हैं, क्या भूल जाओगे? भाई आपके शोरूम में 5 गाड़ियां खड़ी थी, अगले दिन आए 3 खड़ी हुई, आप कुछ नहीं कहेंगे? हाँ जी, और मर जाना बनता है, ये बहुत बड़ा लॉस है। अच्छा, फिर लो वैल्यू, अब आप लोगों ने टॉफियों की दुकान खोली या 50 पैसे की एक टॉफी है, आप टॉफियों का रिकॉर्ड रखोगे? आप कहोगे यार कितनी खा जाएगा, 10 रुपए की खा जाएगा, बस उसका भी रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है। तो फिर किसका रिकॉर्ड रखना चाहिए? ऐसी गुड्स जो हाई वैल्यू इन्वेंटरीज हों, वेयर इन्वेंटरी मूवमेंट्स आर फ्रीक्वेंट, इन्वेंटरी मूवमेंट्स भी फ्रीक्वेंट हो और कीमती चीजें हो आपके पास, उनका आप रिकॉर्ड रखो, उनके लिए परपेचुअल सिस्टम यूज करो। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।